हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, हमारे साइंस एक्सपर्ट गौरव भैया का स्पेशल वीडियो आ गया है चंद्रयान के ऊपर, जिसका हम खुद यार वेट में रहते हैं, क्योंकि यार इनका जो एक्सप्लेन का तरीका मैं कहता हूं कोई नहीं कर सकता सबसे अलग साइंस के मामले में। सबसे तो वीडियो का जो टाइटल है चंद्रयान रिवील लेटेस्ट इमेजेस ऑफ मून, लेटेस्ट अपडेट जो सारी चंद्रयान के ऊपर है, सारी इसके अंदर हमें मिलने लगी है। हर चीज इसमें शामिल है इस एक वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, अपडेट्स सुनते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट। 5 अगस्त 2023 7:15 चंद्रयान 3 ने चांद की पहली इमेज कैप्चर करके एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया है। 15 दिन अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने के बाद फाइनली उसे मून के ऑर्बिट में इंसर्ट करने में साइंटिस्टों को सफलता मिली और बहुत ही जल्द वो दूसरे ऑर्बिट में भी एंटर कर लेगा। चंद्रयान 3 ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। 1 अगस्त 2023 12:15 AM 15 दिन अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने के बाद फाइनली चंद्रयान 3 सक्सेसफुली अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप करके मून की तरफ स्लिंग शॉट हो चुका है। अब साइंटिफिक टर्म्स में से ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहते हैं, लेकिन अभी भी समझना यह बाकी है कि चंद्रयान 3 का करंट स्टेटस क्या है। वो अभी एट द मोमेंट ऑपरेट कैसे कर रहा है, इसरो से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, एंड उसका आगे का जर्नी, आगे की ट्रैजेक्टरी कैसे होने वाली है। एंड गाइस, सबसे इंपॉर्टेंटली इसरो के इस ट्रांसलूनर इंजेक्शन के अचीवमेंट में भी कुछ क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। देखो, नासा के अपोलो मिशन को मून तक पहुंचने में 4 दिन लग गए थे। यूएसएसआर के लूना 1 ने तो लैंडिंग केवल 34 आवर्स में ही कर दिया। तो फिर इसरो को इस मिशन को पूरा करने के लिए इनसे 10 गुना ज्यादा समय यानी कि 40 दिन का समय क्यों लग रहा है? वेल, इसके पीछे प्रॉपर साइंटिफिक रीजंस है। दरअसल इन कंट्रीज ने अपने मिशन को डायरेक्टली मून के ऑर्बिट में ही लॉन्च करवाया था, और ये लोग ऐसा कर पाए थे बिकॉज इनके मिशन के बजट्स हेवी थे, तो जो लॉन्चर्स थे वो भी काफी ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकते थे। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हो, कम कॉस्ट में मैक्सिमम और सक्सेसफुल आउटपुट देना इसरो की हमेशा से ही खासियत रही है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसरो के साइंटिस्टों ने चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में भी मंगलयान के लॉन्चिंग में जो टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसमें कि कम अमाउंट ऑफ फ्यूल में भी काम हो जाए, बेसिकली बस यही यूज किया। इसमें चंद्रयान 3 अर्थ के अराउंड सबसे पहले 5 बार ऑर्बिट करेगा और फिर किसी स्लिंग शॉट की तरह मून की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उसकी तरफ वो फेंका जाएगा। एक्चुअली डायरेक्ट लॉन्चिंग में होता क्या है कि क्योंकि 1 गो में ही सैटेलाइट को सीधा लॉन्च करना होता है, इसीलिए ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है और उसके लिए भारी मात्रा में फ्यूल लगता है, which leads to increase in budget। लेकिन इस टेक्निक में सिर्फ ऑर्बिट चेंजिंग के लिए ही फ्यूल की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए जहां पर अपोलो की डायरेक्ट लॉन्चिंग के लिए उसे 4,40,000 किलोस का फ्यूल लगा था, वहीं पर चंद्रयान 3 उससे 15 गुना कम फ्यूल यानी कि सिर्फ 27,000 किलोस इस मिशन को पूरा करने वाली है। और इसीलिए अपोलो को जहां पर एक रॉकेट भेजने के लिए 2,919 करोड़ लगे थे, वहीं पर चंद्रयान 3 ये मिशन सिर्फ 615 करोड़ में हो पाया है। अब भले ही बजट कम हो, लेकिन इसरो के एक्स चेयरमैन जी माधवन नायर के मुताबिक इतना कम बजट होने के बावजूद भी इसरो का सक्सेस रेट बाकी कंट्रीज से 50% ज्यादा है। इनफैक्ट फेमस इसरो साइंटिस्ट नंबी नारायण जी का तो ये कहना है कि चंद्रयान 3 डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा इस बार, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसरो अपनी गलतियों को ध्यान से आइडेंटिफाई करता है और फिर उन पर ही काम करके अगले मिशन को अंजाम देता है। और इस पर्टिकुलर मिशन के लिए भी करंट इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ के मुताबिक भी चंद्रयान 3 में उन्होंने हर उस चीज पर बारीकी से ध्यान दिया है जिसकी वजह से चंद्रयान 2 फेल हो गया था। इसके लिए उन्होंने लॉन्च के 3 दिन पहले लॉन्च रिहर्सल भी की। सो 11 जुलाई 2023 को इसरो साइंटिस्टों ने मिशन की लॉन्च रिहर्सल भी की थी, जिसे वेट ड्रेस रिहर्सल भी कहते हैं। इस प्रोसेस में व्हीकल यानी कि रॉकेट को लॉन्च पैड पर लोड किया जाता है और सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स, प्रोटोकॉल्स सेटअप किए जाते हैं, जिसके बाद काउंटडाउन का सिमुलेशन स्टार्ट होता है, मगर रॉकेट को इग्नाइट अभी तक नहीं किया जाता। इससे बेसिकली होता यह है कि सारे सिस्टम्स प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं, ये चेक हो जाता है, और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसे लॉन्चिंग के पहले ही सॉल्व कर दिया जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसी प्रोसेस पर मिशन का सक्सेस डिपेंड भी होता है, क्योंकि 2022 में जब आर्टेमिस 1 की वेट ड्रेस रिहर्सल शुरू थी, तब नासा के साइंटिस्टों ने तभी ही हाइड्रोजन लीक की प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लिया था, जो अगर डिटेक्ट नहीं होता तो शायद वो मिशन सक्सेसफुल ही नहीं हो पाता। बट फॉर्चुनेटली कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हुई और इसरो के साइंटिस्ट असली रॉकेट लॉन्च की तैयारी में जुट गए। एंड फाइनली, एज वी ऑल नो, 14 जुलाई
को 2:35 पर चंद्रयान 3 ने लॉन्च व्हीकल VM3M4 की मदद से चांद की तरफ अपनी उड़ान भरकर पृथ्वी के पार्किंग ऑर्बिट में सही सलामत एंटर कर लिया। इस पार्किंग ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट के रिवॉल्व करने के अपने फायदे होते हैं, क्योंकि सपोज रॉकेट अगर एटमॉस्फेरिक ड्रैग या ग्रेविटी की वजह से अपनी प्लान्ड ट्रैजेक्टरी से थोड़ा भी डिविएशन दिखाता है तो उसे डायरेक्ट लॉन्च के मुकाबले दोबारा से ट्रैक पर लाना आसान हो जाता है। सो इसी पार्किंग ऑर्बिट में चंद्रयान 3 ने शुरुआत में रिवॉल्व किया और वहीं अपने लॉन्च व्हीकल से अलग होकर अपनी इंडिविजुअल जर्नी पर निकल पड़ा। इसके बाद चंद्रयान 3 ने 5 अलग अलग अर्थ सेंट्रिक ऑर्बिट्स में रिवॉल्व किया, जहां 17 जुलाई से 25 जुलाई के बीच के स्टेप्स में उसे थ्रस्ट दिया गया ताकि वो एक एक करके पहले से बड़े ऑर्बिट्स में एंटर कर सके। इस पूरे प्रोसेस को ऑर्बिटल स्पीड मैन्यूवरिंग कहते हैं, जिसे सबसे पहले 1925 में थियोरेटिकली फॉर्मुलेट किया गया था। दरअसल साल 1925 में जर्मन इंजीनियर वॉल्टर हॉमन ने एक बुक पब्लिश की थी, द अटेनेबिलिटी ऑफ हेवनली बॉडीज, जिसमें उन्होंने किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेजने के लिए लगने वाले मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट किया था, जिसे उन्होंने नाम दिया द हॉमन ट्रांसफर। बेसिकली हॉमन ट्रांसफर इस प्रोसेस के मुताबिक जब कोई भी एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही सैटेलाइट पृथ्वी के सबसे नजदीक पॉइंट पर होती है, यानी कि इस पॉइंट पर, तब उसे थ्रस्ट दिया जाता है ताकि वो दूसरे लंबे ऑर्बिट में एंटर कर सके। इस प्रोसेस की वजह से फ्यूल सिर्फ थ्रस्टिंग फेज में ही इस्तेमाल होता है, जिसके नतीजे में फ्यूल की कंजम्पशन कम हो जाती है। तो एग्जैक्टली इसी प्रोसेस की मदद से चंद्रयान 3 ने 25 जुलाई को अपने 5वें और आखिरी अर्थ सेंट्रिक ऑर्बिट में एंट्री मारी, जिससे वो चांद तक पहुंचने के एक कदम और करीब आ गया। अब जैसे ही चंद्रयान 3 पृथ्वी के 5वें और आखिरी ऑर्बिट में आया, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और फाइनली 1 अगस्त की रात को 12:15 AM को पृथ्वी से उसके थ्रस्टर को एक्टिवेट किया गया फॉर ट्रांसलूनर इंजेक्शन। सिंपली स्पीकिंग, थ्रस्टर्स की मदद से उसे मून की ओर एक फिक्स ट्रैजेक्टरी में सक्सेसफुली भेज दिया गया। एंड व्हाट्स मोर, इस पूरे मिशन को कंप्लीट करने के लिए मेजर रोल प्ले करेंगे थ्रस्टर्स। ये थ्रस्टर्स पृथ्वी से इस्ट्रैक बैंगलोर से कंट्रोल होंगे एंड इनफैक्ट यहीं से इंडिया के सारे मिशंस को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि यहां से सैटेलाइट के ऑर्बिट्स, ऑल्टीट्यूड, फ्यूल कैपेसिटी जैसे कई टेक्निकल एस्पेक्ट्स का रियल टाइम एक्सेस हो सकता है। सो इन्हीं थ्रस्टर्स की वजह से चंद्रयान 3 सीधा जाने के बजाय मून के पास जाने के बाद एक कर्व्ड ट्रैजेक्टरी में एंटर होगा और फिर मून के अराउंड ऑर्बिट करने लगेगा। और रिसेंटली इन्हीं थ्रस्टर्स की मदद से 5 अगस्त को 7:15 पर उसे सक्सेसफुली मून के ऑर्बिट में इंसर्ट किया गया है बाय रेट्रो बर्निंग एट द पेरिल्यून। यानी कि आसान भाषा में चंद्रयान 3 ने मून के ऑर्बिट में एंटर करने के लिए उसके पैथ के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया है एंड यानी कि वो मून के ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। इसमें जैसे अर्थ के ऑर्बिट में चंद्रयान 3 अपनी स्पीड बढ़ाकर ऑर्बिटल साइज बढ़ा रहा था, बिल्कुल उसके ऑपोजिट यहां पर मून के ऑर्बिट में एंटर करने के बाद वो अपनी ऑर्बिटल साइज और स्पीड दोनों को कम करने लगेगा। उसके बाद जैसे ही चंद्रयान 3 मून सरफेस से कुछ 30 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचेगा, वो उस पर लगाए गए सेंसर्स की मदद से अपनी लैंडिंग स्पॉट्स को सर्च करेगा और मून के साउथ पोल पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और अगर ये मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल हो गई तो इंडिया 23 अगस्त 2023 को शाम 5:47 पर मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाली पहली कंट्री बन जाएगी। ऑल्सो इस मिशन में बाकी कंट्रीज के स्पेस एजेंसीज भी इंडिया को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जर्मनी का गून हिली अर्थ स्टेशन लिमिटेड, ये सारे स्पेस एजेंसीज चंद्रयान 3 को ट्रैक करके उससे आए हुए सभी डेटा को इसरो के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इस सब से सिर्फ इसरो को ही मदद नहीं मिलेगी, बल्कि ESA के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल स्पेस फ्लाइट कोलैबोरेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। बट लेट मी आस्क यू, व्हाट अबाउट द मिशंस आफ्टर चंद्रयान? चंद्रयान के बाद इसरो के कौन से मिशंस अलाइंड है और उसमें एग्जैक्टली क्या होने वाला है? सो जैसे ये मिशन फिनिश होगा, वैसे ही इसरो अपने नेक्स्ट मिशन गगनयान को लॉन्च करने की तैयारी शुरू करेगा, जिसमें एक ह्यूमनॉइड रोबोट होगा कॉल्ड वायोमिट्रा। ये एक AI एनेबल्ड रोबोट है जिसे लॉन्चिंग के बाद रॉकेट में होने वाले वाइब्रेशंस और शॉक वेव्स को स्टडी करने के लिए भेजा जाएगा। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि हर एक प्रॉब्लम और सक्सेस पर ये किसी ह्यूमन की तरह ही फेशियल एक्सप्रेशंस देकर उसे बयां करेगा। इसके साथ ही ये ह्यूमनॉइड डिस्प्ले पैनल को ऑपरेट करके पृथ्वी पर साइंटिस्टों के साथ कम्युनिकेट भी करेगा। लेकिन
इसके अलावा बाद इसरो के इंसान स्पेस भेजेंगे। मिशन सिर्फ मून तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं। इनफैक्ट डीप सोलर सिस्टम एक्सप्लोरेशन के लिए इसरो अगले कुछ सालों में कई सारे माइंड ब्लोइंग मिशंस को लॉन्च करने वाला है, जैसे कि आदित्य L1। इस मिशन में हाँ, बेसिकली L1 एक प्रोब तक सूरज की स्टडी करने के लिए रवाना हो जाएगा। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है सोलर एटमॉस्फेयर को, खास करके क्रोमोस्फीयर को और कोरोना को स्टडी करना, जिसके लिए इसमें 7 पेलोड्स इंसर्ट किए गए हैं। उसमें से 4 सोलर सरफेस को स्टडी करेंगे और बचे हुए 3 सोलर विंड्स और मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स साल 2031 तक इंडिया शुक्रयान 1 भी लॉन्च करने वाला है, जो वीनस पर होने वाले बिल्कुल सर। वोल्केनिक एक्टिविटीज, अच्छा, वीनस विंड पर। स्पीड, एटमॉस्फेयर और बाकी के प्लैनेटरी फीचर्स को ऑब्जर्व करेगा। आगे इंडिया बहुत फाइनली कुछ कर शुक्रयान रहा है। 1 के बाद अगला मिशन होगा मंगलयान 2, जो मंगलयान 1 के मिशन को कंटिन्यू करेगा आगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि फ्यूल और बैटरी खत्म होने की वजह से मंगलयान का इसरो के ग्राउंड स्टेशन के साथ कांटेक्ट टूट चुका है और इसी के साथ मिशन भी वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन खत्म हो मंगलयान गया ना? 1 की तरह ये भी एक ऑर्बिटल मिशन ही होगा और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो इसरो उसके कुछ ही सालों में अपना लैंडर मार्स पर भी लैंड कराएगा और इस पूरे मिशन की लीड होगी साइंटिस्ट डॉक्टर रितु करिधल, रॉकेट वुमेन ऑफ ये अभी भी ये कर जिसने रही है ना? मंगलयान मिशन को लीड करके सक्सेसफुली लॉन्च भी किया था। एंड मंगलयान मूवी जो अगर आपने देखी है तो उसमें ये विद्या बात। बालन का जो कैरेक्टर है वो भी इन्हीं से ही इंस्पायर्ड था। लेकिन फ्रेंड्स, डू यू नो ओवर हियर अक्षय कुमार का कैरेक्टर किससे इंस्पायर्ड था? वेल, द मून मैन ऑफ इंडिया पद्मश्री माइलस्वामी अन्नदुराई जी, जिससे बाय द वे इसी चैनल पर हमने एक पॉडकास्ट वीडियो में खूब चर्चा की है, ऑल अबाउट द मिशन, अबाउट एलियंस, अबाउट गॉड, अबाउट रिलीजन, अबाउट हाउ टू जॉइन इसरो, अबाउट इसरोज फ्यूचर मिशंस, अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, अबाउट मल्टीवर्स, अबाउट स्ट्रिंग फील्ड थियरी एंड लॉट मोर, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। हाई इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो ये था यार सारा हिजाम। देखो मतलब इनकी सारी full- इनकी वीडियो के अंदर 11 मिनट की वीडियो के अंदर हमें पता इतना ही नहीं कुछ चला। जानना है। हमें टाइम का तो पता पता ही ही नहीं नहीं चला लगा टाइम का। और इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है मैं आपको बता नहीं सकता। वाकई में seriously। यार बहुत Future कमाल missions तरीके भी से पता समझाया लगे यार उन्होंने, पता चला क्या वाकई। हुआ, कौन किस कौन, तरीके हाँ। से गया है, किस तरीके से आगे work रोबोट कर रहा है, पहले किस भेजेगा। तरीके से, हाँ रोबोट भेजेगा, मिशन शुक्रयान, पता नहीं क्या कुछ फिर यार मार्स करेगा पर भी यार। रोवर उतारेगा अपना उतारेगा, भारत। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब बहुत बड़ा आगे आगे हमें देख सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है। वाकई में सही बोला। बहुत मजा आएगा गाइस। अब क्या होता है आगे तो आगे देखेंगे। स्पेस में यार मुझे सीरियसली इतना इंटरेस्ट नहीं था जब से ये चंद्रयान गया। मैंने स्पेस के बारे में इतना मैंने बहुत- जान लिया, बहुत मेरा यार इंटरेस्ट ज्यादा। बढ़ता जा रहा है यार। सही बात है। स्पेस कितना 500 बड़ा है भाई। अरब डॉलर क्या ये हो जाएगा स्पेस सेक्टर, तुम्हें पता है सारा कुछ। 500 अरब और उसमें डॉलर 50 से 100 बिलियन डॉलर के बीच भारत के पास होगा। खुद तो आप सोचो। सोचो भारत का कितना बड़ा उसके अंदर हिस्सा है। आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में। मजा आया वीडियो का बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार